बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस के बारे में बात करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने के बारे में है कि पाकिस्तान में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने की ज़रूरत क्या है। तो किसी भी आर्टिकल को लिखने से पहले उस आर्टिकल के बारे में फाउंडेशनल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो आज हम लिखेंगे, एक आर्टिकल लिखेंगे, हम एक रिसर्च आर्टिकल लिखना चाहेंगे कि पाकिस्तान में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी इस कॉन्सेप्ट के बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो भी लॉज हैं और जो लॉज को इम्प्लीमेंट करने वाले इदारे हैं, या जितने भी हमने रियासत के जो एग्जीक्यूशन के मॉडल्स इनहेरिट किए हैं, वो ग्रेट ब्रिटेन से किए हैं। वो कॉलोनियल नेचर है। अच्छा, जब हम कॉलोनियल नेचर की बात करते हैं तो आपने इसको ओवर सिंप्लीफाई नहीं करना। उसको आपने सिर्फ इस लिहाज से देखना है कि जो एंड था, जो सब्जेक्ट मैटर था पूरी कॉलोनियल स्कीम का, वो क्या था। वो उसका एक जो सब्जेक्ट मैटर था, वो कॉलोनियलिज्म की ग्रोथ था, ना कि पब्लिक इंटरेस्ट की ग्रोथ था, जो कि लोकल इंडियंस में था। और जब पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में प्री पार्टीशन एक कॉलोनियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था, तो उसका बुनियादी मकसद ये था कि कॉलोनियल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना, और सबसे अहम, जो लोकल इंडियंस थे उनको सिटीजन्स की बजाय सब्जेक्ट समझा जाता था। जब पाकिस्तान कायम हुआ तो वही निज़ाम, उसमें जो सिटीजन्स थे पाकिस्तान के, उनको सिटीजन समझना चाहिए था। लेकिन अभी भी बहुत से पाकिस्तान के लॉज ऐसे हैं, सिस्टम्स ऐसे हैं, जिसमें पीपल ऑफ पाकिस्तान आर ट्रीटेड एज सब्जेक्ट्स बाय द स्टेट। हत्या कि जो हमारा रियासत के साथ मुआहदा हुआ है, जिसे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, दैट इज नाउ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड है। इट मीन्स के रियासत के साथ जो हमारा मुआहदा है, उसमें फंडामेंटल राइट्स का बुनियादी किरदार होगा। कमिंग बैक टू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, रियासत का बुनियादी मकसद जो है वो सोसाइटी को और रियासती तंजीमों को रेगुलेट करना है, ताकि जो रियासत के एंड्स हैं वो अचीव हो सके। अब रियासत के एंड्स क्या है? प्रोटेक्शन है, सिटीजन्स की प्रोटेक्शन है, जान की हिफाजत है, माल की हिफाजत है, प्रॉपर्टी की हिफाजत है, ह्यूमन डिग्निटी की हिफाजत है। तो रियासत ने रेगुलेट करके जो सोसाइटी है उसके ऑब्जेक्टिव्स और रियासत के ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने हैं। अगर आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम देखेंगे, अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से मुराद एक ऐसा निज़ाम है जिसमें अगर क्राइम्स कमिट होते हैं तो वो इन्वेस्टिगेट हो प्रॉपरली, अच्छे तरीके से प्रोसिक्यूट हो, उनका ट्रायल हो, और उसके बाद उसको पनिश किया जा सके, या अगर कोई मासूम है तो उसकी जान खुलासी भी निज़ाम में आसानी से हो सके। तो अगर इसमें आप देखें कि कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, प्राइमरीली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में तीन तरह के लोग इन्वॉल्व। सबसे पहले ऑफेंडर्स हैं, वो लोग जो ऑफेंड करते हैं, जो क्राइम्स कमिट करते हैं। दूसरे वो लोग हैं जिनके खिलाफ क्राइम्स कमिट होते हैं। और तीसरी सोसाइटी एज ए होल है। जब क्राइम कमिट होता है किसी इंडिविजुअल के खिलाफ, तो बुनियादी तौर पे वो क्राइम जो है वो सोसाइटी के खिलाफ भी हो रहा होता है कमिट। इसलिए क्राइम्स के ऊपर रियासत जो है वो उसको रेगुलेट करती है, बल्कि वो क्राइम एक लिहाज से रियासत के खिलाफ कमिट हो रहा होता है, इसलिए रियासत जो है उसको प्रोसिक्यूशन या प्रोसिक्यूट करवाती है। अब इसमें जो विक्टिम्स हैं उनका, उनके राइट्स भी इन्वॉल्व हैं। उसमें जो एक्यूज्ड हैं, अब मैं उसका फेंडर का लफ्ज इसलिए यूज नहीं करूंगा कि वो फेंडर उस वक्त होगा जब पूरे क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम के जो प्रोसेसेस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद अगर पनिश होता है तो फिर वो ऑफेंडर है। अब जो अक्यूज्ड है उसके राइट्स भी हैं, और जो सोसाइटी है उसके राइट्स भी हैं। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्टैंड्स फॉर, जब क्राइम्स या कोई भी क्राइम कमिट हो, तो उस क्राइम को ट्रायल करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए जो प्रोसेस या जो निज़ाम चैनलाइज हो जाए, उसे हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के चार प्राइमरी पार्ट्स हैं। अब आप इसमें थोड़ी सी अपनी इमेजिनेशन लेके आए। अब क्राइम्स कहाँ डिफाइन हो रहे हैं? अगर आपने पाकिस्तान पीनल कोड देखा हो
पाकिस्तान पिनल कोड में 550 से जायद जनरल ऑफेंसेस हैं। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड ऑफेंसेस भी हैं, एंटी करप्शन लॉज हैं, नैप लॉज हैं, एफआईए के लॉज हैं। लॉज नए बनते जाते हैं, क्राइम्स जो हैं वो नए से नए डिटरमन होते जाते हैं। बट प्राइमरीली पाकिस्तान में 600 के करीब क्राइम्स हैं। उसमें प्रॉपर्टी के भी हैं, उसमें इंजरी के भी हैं, उसमें फ्रॉड के भी हैं। अगर आप एक दफा पीपीसी पढ़ें, आपको एक दफा पीपीसी पढ़ना चाहिए, देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि पाकिस्तान में कौन कौन से क्राइम्स हैं। और जब मैंने पहली दफा पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड कोड पढ़ा था, तो मुझे अंदाजा हुआ था कि मैं जेल से बाहर कैसे हूँ। मुझे लगा शायद मैं बहुत से क्राइम्स जो हैं वो डेली की बुनियाद पे कमिट कर रहा हूँ। तो उसको भी देखने की जरूरत है, वो हम आगे आके देखेंगे। बट नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज क्राइम। क्राइम को आप ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी की राइट, लिबर्टी या अ, वो एक्शन जिसको रियासत क्राइम डिक्लेयर करती है, अगर वो कमिट कर दें और जहां से लॉ, क्रिमिनल लॉ इन्फोर्सेबल हो जाए, हम उसे क्राइम कहते हैं। अमूमन आपने जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसकी बात, उसके बारे में पढ़ा होगा। वो भी आपको एक दफा पढ़ना जरूर चाहिए कि कोई भी क्राइम कमिट होता है तो जो सेक्शन 154 है, दफा 154 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, उसके तहत प्रोसेस शुरू हो जाता है इन्वेस्टिगेशन का, या क्राइम को लेके उसको एक एग्जीक्यूट करने का। तो व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिमिनल मैनेजमेंट सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कैसे होगी, तो वो शुरू होगा इन्वेस्टिगेशन से। सबसे पहले रिपोर्टिंग हो जाएगी 154 के तहत। अब 154 को लेके भी बहुत से सीरियस इश्यूज हैं। 154, अब आप के खिलाफ या आप देखते हैं अमूमन के जो मुद्दई हैं वो एफ आई आर कटवा देते हैं। अब एफ आई आर पाकिस्तान में बहुत सी एफ आई आर ऐसी हैं, अगर ओरिजिनल एफ आई आर हैं तो वो काटी नहीं जाती है। जो एफ आई आर हैं उसमें क्राइम्स को लेके बहुत सी बहुत सा रद्दोबदल किया जाता है। तो जब आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का आगाज, जो उसका लीडर का पहला स्टेप है, वो ही ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो पूरा प्रोसेस होने में बहुत मुश्किल होगा। इसलिए सबसे पहली रिफॉर्म तो हमें 154 या क्रिमिनल प्रोसीजरल जो कोड है उसमें करनी चाहिए। उसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन है। 154 के तहत एफआईआर होगी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसके बाद आप देखेंगे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, चाहे पुलिस है, चाहे नैब है, चाहे एफआईए है या कोई दूसरी है, वो जो एक्यूज्ड है उसको पकड़ने की कोशिश करती। फिर उसमें बेल्स हैं, उसमें बाकी प्रोसीजर्स हैं। मैं समझता हूँ कि जो पहली अमेंडमेंट होनी चाहिए कि जब एफआईआर हो, तो जब तक इंक्वायरी कंप्लीट ना हो, प्रोब इनकम्प्लीट ना हो, तो ये जो अरेस्ट है, ये प्रोसेस शुरू नहीं होना चाहिए। अगर आप नैब लॉज देख लें, अगर आप एंटी करप्शन के लॉज देख लें, उसमें जब कंप्लेंट आती है तो कंप्लेंट को प्रोब किया जाता है। और जब प्राइमा फेसाई ये महसूस होता है इन्वेस्टिगेटर को कि कंप्लेंट्स के जो फैक्ट्स हैं उसमें क्रिमिनलिटी अराइज होती है, तो फिर वो उसको क्रिमिनल प्रोसीजर में लेके जाता है। अच्छा, अब सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन है। अब आपको पता चल गया कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो पहला स्टेप है वो इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन किसने करनी है? इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने करनी है। और जो स्पेशल या हमारे शेड्यूल ऑफेंसेस हैं, वो जो दूसरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं जिसमें एफआईए है, नैप है, एंटी करप्शन है, उन्होंने करनी है। अब क्या आप मुतमिन हैं? अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि क्या आप इन्वेस्टिगेशन से मुतमिन हैं, अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन करें कि क्या आप पाकिस्तान में आप इन्वेस्टिगेशन से मुतमिन हैं, चाहे वो हमारे कॉमन जो या जनरल जो ऑफेंसेस हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन है, या जो हमारे स्पेशल लॉज के तहत बने ऑफेंसेस हैं उनकी है, तो मेरा जवाब ये होगा कि इन्वेस्टिगेशन के ऊपर मैं बिल्कुल मुतमिन नहीं हूँ। पाकिस्तान में किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का जो इन्वेस्टिगेटिव विंग है उसकी ये कैपेसिटी ही नहीं है कि वो अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर सके। अब इन्वेस्टिगेशन का बुनियादी मकसद क्या है? इन्वेस्टिगेशन का बुनियादी मकसद जो है वो एविडेंस कलेक्शन है।
आई विल रिपीट इट। अच्छी इन्वेस्टिगेशन से मुराद अच्छा एविडेंस कलेक्ट करना है। अच्छा, अब एविडेंस कलेक्ट करने के ऊपर भी, उसके मेथड्स के ऊपर भी बहुत सारे इश्यूज हैं। आप ये देखते हैं कि टॉर्चर होता है। अगर आप फंडामेंटल राइट पढ़ें, उसमें जो हमारा फंडामेंटल राइट है 10A, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसकी वो बात करता है, या पनिश नहीं किया जा सकता, टॉर्चर नहीं किया जा सकता, वायलेंस नहीं किया जा सकता, किसके लिए? टू एक्सट्रैक्ट एविडेंस। अब जो एविडेंस की कैपेसिटी है वो भी हमारी जो मुख्तलिफ हैं इन्वेस्टिगेशन की एजेंसीज, उनमें नहीं है। रिडंडेंट तरीकाकार है, उसमें टॉर्चर है, उसमें और तरीके हैं जहाँ से स्टेटमेंट्स ली जाती हैं। तो हम कैसे अपनी इन्वेस्टिगेशन बेहतर कर सकते हैं? हम अपनी एविडेंस कलेक्शन को कैसे बेहतर कर सकते हैं? उसमें प्राइमरीली मैं आपसे पहले भी अर्ज करता रहा हूँ कि जो लीगल फ्रेम है, लॉ फ्रेम है, चाहे उसमें लेजिस्लेशन है, चाहे उसमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि लेजिस्लेशन आपको अलाउ करती है कि आपने लेजिस्लेशन को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिर आप इंतज़ामी साख्ते बनाएंगे, इदारे खड़े करेंगे, अच्छा एचआर लेके आएंगे, अच्छे लॉज बनेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे लॉ को, ऑपरेशंस जो हैं वो सिंप्लीफाई होके इम्प्लीमेंट हो सकेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन को लेके हमारी जो इन्वेस्टिगेशन के रूल्स हैं उनको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, उसमें टेक्नोलॉजी लेके आने की ज़रूरत है। क्राइम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान में अभी भी कानून शहादत अगर आप देखें तो उसमें जो डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उसको इंसर्ट करने की ज़रूरत है। ये हम आगे बात करेंगे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए लेजिस्लेशन में कैसे बेहतरी आ सकती है। हमने अपना जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसको कैसे बेहतर करना है, हमने अपना कानून शहादत जो है, एविडेंस एक्ट जो है, उसको कैसे बेहतर करना है, वहाँ पे बेहतरी की बहुत ज़रूरत है। कमिंग बैक अगेन टू द इन्वेस्टिगेटिव पार्ट, इन्वेस्टिगेशन जो है पाकिस्तान में वो बहुत अच्छी नहीं होती। आई हैव सर्व्ड इन एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, तो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व देयर कि हमारी वाइट कॉलर जो है, हत्या के जो हमारे नैब के इदारे हैं, जो हमारे एंटी करप्शन के इदारे हैं, एफआईए के इदारे हैं, उसमें पीएस, पीएमएस और पीएसपी के ऑफिसर्स होते हैं। अनलाइक जो हमारी पुलिस में इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है जिसमें सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर लेवल के लोग होते हैं। इवन जब हम वाइट कॉलर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और वो पीएमएस, पीएसपी और पीएएस करते हैं, तो वहाँ पे भी सीरियस कैपेसिटी के इश्यूज आते हैं। हमारे प्रोसीजर्स नहीं है, हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दैट इज इन्वेस्टिगेशन दैट नीड्स रीवैम्पिंग। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पुलिस को रिफॉर्म किया जाए। पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में हम डिटेल से अलहदा पढ़ेंगे, लेकिन जब हम पुलिस रिफॉर्म्स की बात करेंगे तो आपने तीन चार चीजें देखनी है कि लेजिस्लेशन पुलिस की बेहतर हो, इदारा पुलिस का अच्छी तरीके से खड़ा हो, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बेहतर तरीके से इंडक्ट हो, उसके ऑपरेशंस अच्छे तरीके से हो, उसको फंड्स किया जाए, रिसोर्सेज मिले, ताकि जो पूरी पॉलिसिंग है वो अच्छी हो सके। उसमें चाहे ऑपरेशन है, चाहे उसमें इन्वेस्टिगेशन है, या स्पाइंग है, या जो दूसरी चीजें हैं। इन्वेस्टिगेशन जब तक बेहतर नहीं होगी उस वक्त तक हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेहतर नहीं होगा। हम किसी भी क्राइम को ट्रायल नहीं करवा सकेंगे। हमने मुकर्ररा मुद्दत के अंदर किसी भी क्राइम को ट्रायल कराना है। फर्स्ट करेंगे, एक फ्रॉड है, एक डॉक्यूमेंट्री फ्रॉड का केस है जिसके ऊपर 420 जो है पीपीसी की दफा लगती है। तो अब हमने उसको क्या करवाना है जी? हमने उसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत एग्जीक्यूट करवाना है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, ये हमारा एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली पाकिस्तान में जितने भी पॉलिसी है उसमें टाइम फ्रेम है। 14 दिन का टाइम फ्रेम पुलिस के पास है कि उन्होंने चालान कंप्लीट करना है। फिर मुख्तलिफ 180 डेज, 90 डेज, मुख्तलिफ टाइम आते रहे हैं। उसमें अदालत के लिए टाइम है कि उसने ट्रायल जो है वो करना है और पनिश करना है या सेट फ्री करना है। प्रोसिक्यूशन की भी टाइम लिमिटेशंस हैं। उस टाइम के अंदर क्या 420 का एक जो डॉक्यूमेंट फ्रॉड के जरिए
इस्तेमाल किया गया है, क्या वो ट्रायल हो सकता है हमारे जस्टिस सिस्टम में? नहीं हो सकता। तो उसको करने के लिए हमें क्या क्या मराहल तय करने पड़ेंगे। अगर हमारी इन्वेस्टिगेशन अच्छी हो जाए, पुलिस की कैपेसिटी अच्छी हो जाए, या दूसरी हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनकी कैपेसिटी अच्छी हो जाए। कैपेसिटी कैसे बेहतर होगी? वो स्पेशलाइज्ड हो, उन्हें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, हमारा पूरा सिस्टम चेंज हो, अच्छे लॉज आ जाए, अच्छे प्रोसीजर्स आ जाए, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड हो जाए। दुनिया ने अब अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत हद तक रिवैम्प कर लिया है। जाहिर है जो ऑफेंडर्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनकी कैपेसिटी भी बहुत बड़ी है, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए रियासत की कैपेसिटी भी बहुत बड़ी है। पाकिस्तान में अगर आप सिर्फ साइबर क्राइम्स देख लें, बाकी क्राइम्स देख लें, जो ऑफेंडर्स हैं उनकी कैपेसिटी बड़ी है, लेकिन रियासत के इदारों की कैपेसिटी भी उस लिहाज से नहीं बढ़ सकी। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जिसमें पुलिस प्राइमरीली है, उनको रिवैम्प करके अच्छे प्रोसीजर्स को करके इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी को बढ़ा के और उसको टाइमली कंप्लीट करके हम अब पास ऑन करते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के दूसरे पार्ट के पास। दूसरा पार्ट कौन सा है? प्रोसिक्यूशन। अगर आप देखें, एक प्रोविंस को देख लें आप, जैसे पंजाब में पुलिस डिपार्टमेंट है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, तो दे विल बी इन्वेस्टिगेटिंग। इन्वेस्टिगेशन के बाद वो चालान जो है 173 के तहत वो प्रोसिक्यूशन के जरिए कोर्ट में जमा करवाएंगे। अब प्रोसिक्यूशन जो है उसका प्राइमरी क्या काम है? प्रोसिक्यूशन के डिपार्टमेंट्स हैं। आप जो प्रोसिक्यूशन लॉ है पंजाब का, मुख्तलिफ प्रोविंसेस का, वो देख सकते हैं। प्रोसिक्यूशन ने जो इन्वेस्टिगेशन की है, जो एविडेंस कलेक्ट किया गया है, उसको प्रेजेंट करना है किसके सामने? कोर्ट के सामने। और कोर्ट ने दोनों, मुद्दई भी और जिसके खिलाफ जो एक्यूज्ड है उसके खिलाफ भी एक ट्रांसपेरेंट ट्रायल करना है। अब इसमें जो ऑफेंडर है और जो विक्टिम है, जो मुद्दई है, जो एक्यूज्ड है, उनके सर्टन राइट्स हैं। अगर आप फंडामेंटल राइट्स को ही देख लें, अगर आप 9 को देखें, बेसिकली तो रियासत का मकसद है ना, अगर आप आर्टिकल 9 देखें, सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन, तो जो हमारी सिक्योरिटी है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू सिक्योर सिक्योरिटी। फिर अगर आप आर्टिकल 10 देख लें, सेफ गार्ड्स एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, और 10 से बहुत इंपॉर्टेंट है राइट टू फेयर ट्रायल। राइट टू फेयर ट्रायल बुनियादी तौर पे एक्यूज का ये राइट है, जब अगर उसके ऊपर इल्जामात लगे, तो जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 पार्ट्स हैं प्राइमरी, जो इन्वेस्टिगेशन का है, प्रोसिक्यूशन का है, और ट्रायल बाय जुडिशरी है, वो ट्रांसपेरेंट हो, एफिशिएंट हो, और डिस्क्रिमिनेटरी ना हो। अब हमने ये डिस्कशन कर ली कि एक ऑफेंस हुआ है फ्रॉड का, ए ने बी के खिलाफ एप्लीकेशन दी है। ए जो है वो विक्टिम है, बी जो है वो एक्यूज्ड है। वो कंप्लेंट जाती है 154 के तहत पुलिस में, पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करती है, उसका एविडेंस कलेक्ट करती है, और इतना एविडेंस है कि जिसको अप्रिशिएट अदालत में करवाया जा सकता है। वो उसके ऊपर विटनेसेस का, या जो दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, या कोई और है, उसको कलेक्ट करके प्रोसिक्यूशन को भेजेगी। प्रोसिक्यूशन अब जो है उसको देखेगी क्या ये प्रेजेंटेबल है। प्रोसिक्यूशन की भी बहुत कैपेसिटी के पाकिस्तान में इश्यूज हैं। कैपेसिटीज के बढ़ के फिर पाकिस्तान में मुख्तलिफ पोलिटिकल इंटरेस्ट भी हैं, इलीट इंटरेस्ट भी हैं। जब आपने पाकिस्तान के निज़ाम की बात करनी है, तो अनफॉर्चुनेटली आप ये देखेंगे कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है शायद वो पीछे है, और जो दूसरे इंटरेस्ट हैं लोगों के, वो उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी अगर आप देखेंगे, देर आर सर्टन इंटरेस्ट अदर देन द इंटरेस्ट ऑफ द विक्टिम्स और एक्यूज्ड और द सोसाइटी। अब प्रोसिक्यूशन जो है वो उसको देखेगी। मैं आपको एक थोड़ी सी ऑन अ लाइटर नोट ये कहता हूँ कि अब पाकिस्तान में कैसे सिस्टम चल रहा है कि अल्लाह ना करे कोई 154 में फंस जाए, चाहे वो मुद्दई है, चाहे एक्यूज्ड है, तो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे भी उनको बड़े मसाइल आते हैं, बल्कि बहुत सारा वो उन्हें पैसा भी लगाना पड़ता है, बड़ी सिफारिशें भी करवानी पड़ती हैं, और उनको अपने सारे चैनल्स यूज करने पड़ते हैं। अमूमन जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, उनके जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जिन्हें हम IO कहते हैं, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन के जो ऑफिसर्स होते हैं, वो दोनों पार्टी से, एक्यूज से भी
और जो विक्टिम है या जो कंप्लेनेंट है उससे भी पैसे लेते हैं। और उससे बढ़ के जब 173 के तहत चालान होता है तो पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ जो चालान्स हैं वो जब प्रोसिक्यूशन में जाते हैं, जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो फिर आईओ से भी पैसे लेते हैं। तो इट इज अ वेरी वेल एंट्रेंच्ड सिस्टम। एक तो ज़ाहिर हम किताबी बातें कर रहे हैं, कि हम प्रैक्टिकली बातें कर रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन इन दिस केस इज सो इम्पोर्टेंट कि वो जो 173 की रिपोर्ट है, चाहे इंटरम चालान है या चाहे फुल चालान है, उसमें वो ऐसे ऐसे इश्यूज लेके आएगी कि ये कोर्ट के आगे प्रेजेंटेबल नहीं हो सकता। तो जिसको अवॉइड करने के लिए जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, वो उनके जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स हैं, दे विल बी पेइंग देम। बल्कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। वो भी एक तरह के फिक्स्ड चार्जेस हैं जो हर इन्वेस्टिगेटर को देने पड़ते हैं। अगर इन्वेस्टिगेटर प्रोसिक्यूटर को पैसे नहीं देगा, फिर उसका चालान जमा नहीं होगा और वो अपनी जगह पे रहेगा। तो एक एक लिहाज से मैंने उसकी एक लीगल पोजीशन बताई, फिर एक मैंने आपको पाकिस्तान की हद तक प्रैक्टिकल पोजीशन दिखाई और बताई कि कैसे इश्यूज हैं। The quality of investigation will determine the quality of prosecution. अब जो प्रोसिक्यूशन है और जो इन्वेस्टिगेशन है, ये दोनों एग्जेक्टिव के हिस्से। ये पंजाब में अगर आप देखें, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हिस्से। अभी हम एग्जेक्टिव से जुडिशरी की जानिब नहीं आए। तो इसका मतलब ये है कि जो एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव का जो इंटरेस्ट है, और व्हेन वी टॉक ऑफ एग्जेक्टिव तो उसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट बहुत डोमिनेंट होता है। तो शायद ये है कि जो हमारी पॉलिटिकल विल है, जो एग्जेक्टिव की विल है, वो भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने के बारे में इतनी संजीदा नहीं है। अगर वो संजीदा होती तो वो पुलिस को जरूर रिफॉर्म करती, प्रोसिक्यूशन को जरूर रिफॉर्म करती। और जहां पे इंटरवेंशन हो जाए वहां पे द प्रोसेस ऑफ रेफर्मेशन इज ऑलवेज कंप्रोमाइज्ड। अब आपने समझ लिया है कि व्हाट इज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। एग्जेक्टिव के दो पार्ट हो गए। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी प्राइमरली पाकिस्तान में वो पुलिस है, बाकी भी हैं व्हाइट कॉलर क्राइम्स की। उसके बाद प्रोसिक्यूशन है। अब जो 154 के तहत इन्वेस्टिगेशन हुई है, इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस कलेक्ट हुआ है, अब वो प्रोसिक्यूशन के जरिए अदालत में जाएगा। अच्छा, अब अदालत में इसलिए जाएगा कि जो जजमेंटल पावर्स हैं वो एग्जेक्टिव के पास नहीं हो सकती। जो ट्रायल की पावर्स हैं, प्रोसिक्यूशन के बाद ट्रायल की पावर्स जुडिशरी की है। अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, और वो पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट है भी सही। अब जब कोई भी एफआईआर के बाद जब इन्वेस्टिगेशन होगी, चालान प्रोसिक्यूशन के जरिए चला जाएगा जुडिशरी के पास। जब आप जुडिशरी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे अपनी जुडिशियल रिफॉर्म्स में कि उसकी ज्यूरिसडिक्शनल वैल्यू, ज्यूरिसडिक्शनल प्लेसमेंट क्या है, मैजिस्ट्रेट्स कौन के हैं, क्लासेस ऑफ डिफरेंट मैजिस्ट्रेट्स कौन सी हैं, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कौन से हैं, सेशंस कोर्ट्स कौन सी हैं, फिर अपील्स में हाई कोर्ट का क्या रोल है, हाई कोर्ट्स का क्या रोल है, सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन डिटेल अबाउट आवर जुडिशरी। लेकिन अभी क्योंकि हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में हैं, तो जुडिशरी की रिफॉर्म होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्योंकि ये सारे इदारे एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ने प्रोसिक्यूशन को कम्प्लीमेंट करना है, और प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन ने मिल के फिर जुडिशरी को कम्प्लीमेंट करना है, ताकि ट्रायल जो है वो ट्रांसपेरेंट हो सके। अब क्योंकि मैं जुडिशियल ऑफिसर भी रहा हूँ, तो आई मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। जो सबसे ज्यादा व्हाट आई फील कि हमारी कैपेसिटी ही नहीं है ट्रायल करवाने की। उसमें जो प्रोसिक्यूशन के लॉयर्स हैं या जो दूसरे लॉयर्स हैं, हत्ता कि पाकिस्तान में जितने भी आप कह रहे हैं कि लॉ में सबसे अच्छा क्रिमिनलिटी या क्रिमिनल लॉयर्स पाकिस्तान में सबसे अच्छे हैं। इतने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स या कॉर्पोरेट लॉयर्स या स्पेशलाइज्ड लॉयर्स इतने अच्छे नहीं है, लेकिन क्रिमिनल लॉयर्स अच्छे हैं। अब जाहिर है इतनी ज्यादा क्रिमिनलिटी है, इतने ज्यादा केसेस होते हैं, तो जो हमारी सेशंस कोर्ट्स हैं उसमें उस हद तक हमें क्वालिटी के जो हैं वो लॉयर्स नहीं मिलते। प्रोसिक्यूशन के लॉयर्स भी नहीं अच्छे, उसके अलावा जो दूसरे लॉयर्स हैं वो भी नहीं अच्छे। तो जब कैपेसिटी का क्राइसिस आता है तो फिर ट्रायल कंप्रोमाइज होता है। लोग कहते हैं कि इंटेंशन है, दूसरी कंप्रोमाइज्ड है, करप्शन है, सारी चीजें हैं।
लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का इशू है तीनों पार्ट्स में, वो कैपेसिटी का इशू है। अच्छा, अब कैपेसिटी में उसमें सिर्फ ये नहीं कि एचआर की कैपेसिटी का इशू है, उसमें जो हमारी लेजिस्लेशन है उसकी कैपेसिटी के इश्यूज है, दैट इज नॉट अप टू द मार्क। और जो प्रोसीजर्स है, हमारे प्रोसीजर्स जो है वो इतने ज्यादा कम्प्लेक्स हैं कि आपने अमूमन टर्म सुनी होगी टेक्निकल जस्टिस। पाकिस्तान का जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है दैट इज सो कम्प्लेक्स कि आप टेक्निकलिटी की वजह से भी जजमेंट दे सकते हैं। और पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अगर आप पनिशमेंट्स देखें तो आप यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मोर देन मोर देन 66% जो हमारी पनिशमेंट्स हैं, जो हमारी कन्विक्शंस हैं, वो टेक्निकल कन्विक्शंस हैं, सब्सटेंटिव कन्विक्शंस नहीं है। इसलिए फिर जब वो आगे जाती हैं अपील्स में, तो क्योंकि टेक्निकल जस्टिस इज, मुझे एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं तो टेक्निकल जस्टिस को जस्टिस ही नहीं समझता। प्योर जस्टिस का प्रोसीजर वो है जिसमें जो सब्सटेंटिव जस्टिस है उसको इंश्योर किया जाए। अच्छा, अब हम बात करेंगे ट्रायल में। अब आप अगर आपका कभी वास्ता पड़ा हो, आप किसी भी मुद्दई हो, तो आप देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन भी आपकी बस करवा देगी। इतना पैसा होगा इसमें, अरेस्ट का, पुलिस के लिए अरेस्ट करना मसला होगा, इन्वेस्टिगेट करना मसला होगा। ये ये थक जाता है इंसान वहां पे। फिर प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन आपको और थका देती है। और बहुत से लोग जो है वो प्रोसिक्यूशन के लॉयर्स पे एतबार ही नहीं करते, वो अपना लॉयर खड़ा करते हैं। अब आप कोर्ट्स में चले गए, कोर्ट्स में जब ट्रायल जाएगा तो फिर एक और हमने जो है प्रोसीजर जो है और जो एक पूरा सिस्टम है वो फॉलो करना है, जो सबसे ज्यादा कम्बरसम होगा। ट्रायल के दौरान जो सबसे पहली खामी आएगी वो इन्वेस्टिगेशन की आएगी। जुर्म कमिट हुआ भी होगा तो इन्वेस्टिगेशन इतनी कमजोर होगी कि अक्यूज्ड के लॉयर के पास या अक्यूज्ड के पास मौका होगा कि वो सब्सटेंटिवली जुर्म करके भी निजाम से निकल जाएगा। क्योंकि जो क्रिमिनल ऑफेंस है वो इंडिविजुअल के खिलाफ होता है, उसके साथ वो कम्युनिटी के खिलाफ भी होता है, सोसाइटी के खिलाफ भी होता है और रियासत के भी खिलाफ होता है। इसलिए रियासत ने क्रिमिनल ऑफेंसेस को डिफेंड करना होता है। इसलिए तो हमारी पूरी दुनिया में क्रिमिनल प्रोसीजर सिस्टम की स्कीम है जिसमें प्रोसिक्यूशन का एक अहम किरदार है। अब कोर्ट में ट्रायल है, कोर्ट में जो जज साहब हैं उनकी भी कैपेसिटी का इशू आएगा, और जो प्रोसिक्यूशन है उसका भी आएगा, इन्वेस्टिगेशन का भी आएगा, और जो दूसरे लॉयर्स हैं उसमें भी आएगा, उनके भी कैपेसिटी का इश्यूज आएगा। प्रोसीजर्स इतने मुश्किल हैं, लॉ रिफॉर्म्स होनी चाहिए, हमारा जो एविडेंस एक्ट है उसके सीरियस इश्यूज हैं। फिर डिस्क्रेशन जुडिशियल ऑफिसर के पास बहुत होती है, टाइमलाइंस नहीं मैच हो रही होती। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पाकिस्तान का इस हद तक क्रूअल है कि जितना बड़ा मर्जी ऑफेंस हो, अगर उसमें अक्यूज्ड को एक दफा बेल मिल जाए तो वो एक किस्म का जो वो ट्रायल होता है उसमें कन्विक्शन नहीं हो सकेगी। पाकिस्तान टोटल जस्टिस सिस्टम डिपेंड्स अपॉन बेल। और उससे पहले फिर और इश्यूज हैं कि जैसे ही रिपोर्ट दर्ज होती है 154 के तहत तो पकड़ा जाता है, जब पकड़ने की कोशिश की जाती है, तो ये जो राइट्स हैं इसको जहन में रख के हमें अपने पार्ट्स ऑफ जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऑर्गन्स हैं उनको नए सिरे से तरतीब देनी होगी। एक लफ्ज में एक फ्रेज में बहुत यूज करता हूँ और अक्सर मेरा मेरा जाती तौर पे पॉइंट ऑफ व्यू है, जब हम पब्लिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं उसमें इसके ऊपर कभी डिस्कशन नहीं हुई, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी भी इतनी आगे चली गई है कि एविडेंस की अगर आप बात करें, एविडेंस इज अ साइंस नाउ। तो टेक्नोलॉजी को यूज करके और कानून शहादत और उस टेक्नोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कानून शहादत या हमारे दूसरे प्रोसीजर्स में एविडेंस में इनकॉर्पोरेट करके हमें ट्रायल को बहुत जल्दी करवा सकते। बहरहाल वो अपने एक इश्यूज हैं विटनेस के, दूसरे हमारे उसके सोसाइटी के भी इश्यूज हैं। अब अगर आप ट्रायल देखिए, ट्रायल में सबसे बड़ा इशू जो आते हैं कि डेट्स मिल जाती है, लॉयर्स डेट्स लेते हैं, लॉयर्स आते नहीं है, जो विटनेसेस हैं वो नहीं आती, अगर एक विटनेस आए दूसरी विटनेस नहीं आती। और जब चार्जेस फ्रेम होते हैं, मैंने
बहुत एक्सपीरियंस किया है कि हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जब चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं तो इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि किसी भी ऑफेंस के चार्जेस जो हैं वो अच्छे तरीके से फ्रेम किए जा सके, सो दैट उसके ऊपर अच्छी जिरा हो, अच्छा क्रॉस हो, प्रोसीजर ट्रांसपेरेंट रहे, एविडेंस की अच्छी एप्रिसिएशन हो, विटनेसेस अच्छी ली जाए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आए, टेक्नोलॉजिकल एविडेंस आए, क्योंकि पूरे निज़ाम में लॉस में टेक्नोलॉजिकल एविडेंस को या टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन को लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा उस वक्त तक सोसाइटी रेगुलेट नहीं होगी। अगर किसी भी सोसाइटी में इस बात का इदराक हो कि कोई भी क्राइम अगर कमिट होगा तो पूरे फेयर ट्रायल के जरिए अगर जो कमिटर ऑफ क्राइम है उसको पनिश होगी तो फिर क्राइम्स रुक जाएंगे। सोसाइटीज में क्राइम्स को रोकने का एक ही बेहतरीन मॉडल है, वो मॉडल ये है कि जो क्राइम कमिट करता है उसको पनिश किया जाए। जो दूसरा इर्तिका है मॉरल, जिसकी डिस्पेंसेशन है कि आप सोसाइटी को अच्छा करें, वो भी एक ज़ाहिर है परमानेंटली या इन लॉन्गर रन वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन द सोसाइटी इन विच वी लिव, इफ यू टॉक ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी, तो कमिटर ऑफ क्राइम को पनिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक फेयर वे में, एक अच्छे फंक्शनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत। अब आपने देख लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के इश्यूज हैं, इन्वेस्टिगेशंस जो करते हैं उनके इश्यूज हैं, प्रोसिक्यूशंस के इश्यूज हैं, फिर ट्रायल। अब ट्रायल के जितने भी फंडामेंटल्स हैं उनमें इश्यूज हैं, उनमें कैपेसिटी के इश्यूज हैं, डिस्क्रेशन है बहुत ज्यादा, हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स के पास बहुत सारी डिस्क्रेशंस हैं। हमने ये कोर्स में भी ये देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो उनकी कोर्ट्स में वो उस लिहाज से कोर्ट्स को हेल्प आउट नहीं करते जिस लिहाज से उन्हें करना चाहिए। कोर्ट्स के लिए बहुत मुश्किल है जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स हैं या जो प्रोसिक्यूशन के दलाइल हैं, आर्गुमेंट्स हैं, उनके हट के सिर्फ एक्यूज के या जो कंप्लेनेंट है उसके दलाइल या एविडेंस के ऊपर जजमेंट लिखे। ये एक साइकी है सरकारी मुलाजिम की कि आपको इसको समझना चाहिए कि एज ए जुडिशियल ऑफिसर अगर आपकी राइट साइड पे एक आईओ इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर खड़ा है, एक एक एसएचओ खड़ा है, उसके साथ एक प्रोसिक्यूटर खड़ा है, उसके साथ अगर 420 का एक लैंड का इशू है, दो पटवारी खड़े हैं उनकी रिपोर्ट्स हैं, और लेफ्ट साइड पे जो है वो एक्यूज खड़े हैं या दूसरे खड़े हैं, तो जुडिशियल ऑफिसर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो रिलायंस ले अपनी जजमेंट के एविडेंस का अदर देन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। तो अमूमन हमने ये देखा है कि जो इन्वेस्टिगेशन है, जो प्रोसिक्यूशन है और जो जुडिशरी है वो एक ही उसे क्या कहते हैं रिपोर्ट को फॉलो करती है और उसके ऊपर ही हमारी जजमेंट्स आती है, अनटिल अनलेस कि जो एक्यूज्ड वाली साइड है उसके ऊपर बहुत ही कोई मजबूत लॉयर आ जाए, कोई दूसरा इंटरेस्ट आ जाए, या कोई बहुत ही नेकड वायलेशन। इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें नेकड वायलेशंस इतनी नहीं होती जितनी कैपेसिटी के वायलेशंस। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जो एक्यूज्ड है अगर वो मासूम है तो वो फंस जाएगा, उसके राइट्स फंस जाएंगे, उसके लिए इस पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से निकलना मुश्किल होगा। लेकिन अगर किसी जो एक्यूज्ड है वो एक्चुअली परपेट्रेटर है तो फिर उसके लिए उस सिस्टम से निकलना आसान हो जाएगा। ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के आप देखें कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कम और नेगेटिव ज्यादा है, कि एक जो इनोसेंट है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का शिकार हो जाएगा उसके डिसफंक्शनल होने का, लेकिन जो एक्चुअल क्रिमिनल है वो दूसरे तरीकों के जरिए एविडेंस को मैनेज करके, इन्वेस्टिगेशन को मैनेज करके, प्रोसिक्यूशन को मैनेज करके और अच्छी लीगल सर्विसेज लेके वो इस सिस्टम से निकल जाएगा। तो इट मीन्स कि ये हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दो तरीके से नुकसान कर रहा है। एक ये इनोसेंट्स को जो है उनको जस्टिस फ्राहम करने से कासर है, और जो दूसरी बात है जो दूसरे कंप्लेनर्स हैं इनोसेंट्स और जो सोसाइटी है उनके खिलाफ होने वाले जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं उनको भी पनिश करने से कासिर है। अब हमारी तीन बातें हमने कर ली जी, हमने इन्वेस्टिगेशन की बात भी कर ली। आप अमूमन पढ़ेंगे कि जी इन्वेस्टिगेशन की जब बात करते हैं पुलिस, लेकिन आप
आपको पता होना चाहिए, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, व्हाइट कॉलर क्राइम की भी उसमें ले आए, नैप भी ले आए, एंटी करप्शन भी, उनको रिफॉर्म करना है, प्रोसीजर्स आसान करने हैं, लॉज आसान करने हैं, ऑपरेशन आसान करने हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लेके आना है, टाइमलाइंस पूरी करनी है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि आपने किसी इदारे को रिफॉर्म कैसे करना है, फिर प्रोसिक्यूशन को करना है, और फिर ट्रायल। ट्रायल को रिफॉर्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जो टाइम लाइन है उसके अंदर उसको रिफॉर्म किया जाए। क्रिमिनल ट्रायल्स आर द इजीएस्ट ऑफ ट्रायल्स, सबसे इजी ट्रायल क्रिमिनल ट्रायल है। तो क्रिमिनल ट्रायल अगर अच्छी इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो क्रिमिनल ट्रायल हो सकता है। अब ये भी बहस बहुत ज्यादा रही है कि आप पुलिस को या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को इतनी पावर्स दे दें कि वो खुद ही डिसाइड कर लें कि ये जो एफ आई आर्स हैं ये प्रेजेंटेबल हैं, इनका एविडेंस प्रेजेंटेबल है या नहीं है। अगर आप 169 देखें तो एक हद तक पावर्स हैं भी सही, लेकिन मेरा इसके ऊपर ये मानना है कि जो जुडिशरी है ये उसका ही प्रीरोगेटिव होना चाहिए कि वो किसी भी क्रिमिनल चार्ज को के ऊपर जो बंदे हैं उनको सेट फ्री करें। एग्जेक्टिव पाकिस्तान में बहुत मैनूवर होती है, एग्जेक्टिव के ऊपर आपने चेक एंड बैलेंस जरूर रखना है। अब तीनों इदारों को अगर रिफॉर्म कर दिया जाए, टाइमलाइंस के अंदर उनके ऑपरेशंस अच्छे कर लिए जाए तो इतना इशू ज्यादा नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता ये बात जरूर है कि ट्रायल में वो केस आए जिसमें एविडेंस जो कलेक्ट हुआ हो वो इतना हेल्दी हो कि उसको अप्रिशिएट किया जा सके। उससे पहले ज़ाहिर है प्रोसिक्यूशन और जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनके पास इख्तियारात भी हैं, तो वो उस इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए ड्रॉप भी केसेस कर सकते हैं जो फ्रिवलेस। इसमें एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट अभी पीछे एक पैकेज आया था 2-3 साल पहले, उसमें मोर देन 700 से ज्यादा अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई थी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, नैप लॉज में, दूसरे लॉज में, कि अगर ये अमेंडमेंट्स रूल्स में, प्रोसीजर्स में हो जाए तो एफिशिएंसी जो है वो बढ़ सकती है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की। अ, बिल्कुल ठीक है, होना भी चाहिए। देयर आर टू पॉइंट ऑफ व्यूज। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि रेडिकली हम अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करें। एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इसको आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म जो है उस लिहाज से रिफॉर्म करें, थ्रू उसके लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस भी रिफॉर्म करें, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस भी रिफॉर्म करें, ऑपरेशनल जो है वो भी करें। इसमें ये एक और बहुत बड़ा इशू है कि पाकिस्तान में जो क्रिमिनल लिटिगेशन है वो उसके इंटेंट के ऊपर भी बड़े सीरियस क्वेश्चंस हैं। अगर आप किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा दें और किसी के ऊपर एफ आई आर कटवा दें, तो जिसके ऊपर एफ आई आर होगी फिर उसकी जिंदगी के लिए वो एफ आई आर काफी है, और आखिर में अगर वो एफ आई आर जो है वो झूठ का पलंदा साबित हो तो फिर जिस बंदे ने एफ आई आर करवाई है, जो कंप्लेनेंट है, उसके खिलाफ जो सिस्टम है वो खामोश है। हाँ, 186 के तहत सजा है, लेकिन वो बहुत कम है। इसमें पाकिस्तान में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक अमेंडमेंट ये भी होनी चाहिए कि किसी बंदे के अंदर ये हिम्मत और जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो जो फॉल्स और फ्रिवलस किस्म की एफ आई आर है वो दर्ज करवाए। कोर्ट को ट्रायल अपने मुकर्रर टाइम में करना चाहिए, उसमें बार और बेंच का बहुत अहम किरदार है, दोनों को रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। ट्रायल कोर्ट में प्रोसिक्यूशन को, इन्वेस्टिगेशन को और लॉयर्स को, कोर्ट को सपोर्ट करने की जरूरत है। अब कन्विक्शन अगर हो जाए तो कन्विक्शन के बाद आप ये देखते हैं कि सजा हो गई। सजा के बाद अब जो फोर्थ पार्ट है जिसे हम करेक्शंस कहते हैं, जिसमें जेल प्राइमरीली है, फिर पेरोल के बाद में कुछ इश्यूज हैं, या जो दूसरे प्रोबेशन के कुछ इश्यूज हैं। अच्छा, अब जेल से मुराद ये लिया जाता है, अगर आप जेल मैनुअल देखें, बाकी चीजें देखें, कि दीज आर प्लेसेस ऑफ करेक्शन, जहाँ पे जो आदमी पनिश होके आएगा, कन्विक्ट होके आएगा, उसको इन जो प्लेसेस हैं वहां से बेहतर इंसान की सूरत में किया जाएगा। जेल में भी ह्यूमंस रहते हैं। अब आपने ये ध्यान में रखना है कि ह्यूमन राइट्स, चाहे कन्विक्टेड के भी ह्यूमन राइट्स हैं। मतलब इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि जो कन्विक्टेड है क्या उसके ह्यूमन राइट्स हैं, उसके ह्यूमन राइट्स हैं, क्या वो अपने आप को बेहतर कर सकता है, बेहतर कर सकता है, क्या उसको बेहतर करना चाहिए? रियासत, इफ यू टॉक अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट, उसको बिल्कुल अपने आप को बेहतर करना चाहिए, रियासत को भी उसको बेहतर करना चाहिए उसके बिहेवियर को। और जेलों का बुनियादी मकसद ये होता है कि यहाँ से जो आदमी बाहर जाएगा,
वो बाद में उस जुर्म को या जराइम की दुनिया से निकल जाएगा और वो अच्छी एक पीसफुल सिटीजन की लाइफ गुजारेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसे नहीं है। मैंने जेल्स में भी काम किया है, जेल्स के फड़े विजिट भी किए हैं, मैंने देखा है पाकिस्तान की जेल जो है वो और तरीके से। व्हेन यू टॉक ऑफ पाकिस्तान, आपको जेहन में ये रखना है कि एक आइडियलिस्टिक वर्ल्ड है, द वर्ल्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द वर्ल्ड ऑफ लॉ, और एक जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, द हार्श प्रैक्टिकल रियलिटीज इन पाकिस्तान सोसाइटी, इन पाकिस्तान गवर्नेंस सिस्टम्स, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ के सीरियस चैलेंजेस हैं, एब्यूज ऑफ पावर नॉर्मल है, जो सोसाइटी का एक पैटर्न है जो रिफ्लेक्ट बाद में रियासत के इदारों में भी होता है। अब आपने ये देख लिया कि जी यस, इन्वेस्टिगेशन अच्छी हो और उसके साथ प्रोसिक्यूशन अच्छी हो, ट्रायल अच्छा हो, और जो कन्विक्टेड लोग हैं वो बेहतर इंसान बन के आए। अब ये पाकिस्तान में हो नहीं रहा। अच्छा, अब सबसे ज्यादा अब हम इसको अब हमने अपना आर्गुमेंट कंक्लूड करना है। आपने ये जहन में रखना है कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो सोसाइटी को सिक्योर कर रहा है। जब भी आप लेक्चर्स मुख्तलिफ लेंगे या आपकी डिस्कशन होगी तो वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इस लिहाज से देखते हैं कि जो ऑफेंडर है उसके राइट्स क्या है। मैं समझता हूँ कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो ऑफेंडर्स के राइट्स के लिए खड़ा नहीं किया जाता, वो उसका एक छोटा सा पार्ट है। बुनियादी तौर पे वो सोसाइटी के राइट्स के लिए खड़ा किया जाता है कि जो क्राइम कमिट होता है किसी इंडिविजुअल के खिलाफ, वो सोसाइटी के खिलाफ होता है। फिर इसका गहरा ताल्लुक गुड गवर्नेंस के साथ है, सोशल स्टेबिलिटी के साथ है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ है, आपकी सोसाइटी की सिक्योरिटी के साथ है, नेशनल सिक्योरिटी के साथ। तो अगर एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम किसी भी क्राइम को जब वो कमिट होता है, जब वो कमिट नहीं होता, या वो सिर्फ इल्जाम की हद तक है, अगर उसको फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट ट्रायल करवाने से कासिर है, तो वो सोसाइटी और वो रियासत, जस्टिस का जो एक एंड है रियासत का, उसको अवाम को पहुंचाने से भी कासिर है। तो अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है जस्टिस में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस अगर हमने अपनी जो है क्वालिटेटिवली करनी है, तो हमने जो जराइम्स कमिट होते हैं या एलिगेशन लगती हैं उसमें जो क्रिमिनैलिटी है, उसकी इनोसेंस या उसको प्रूव होने के निज़ाम को बेहतर से बेहतर करना है। अगर हम इसको बेहतर करेंगे तभी जाके जो सोसाइटी है उसमें बेहतर नताइज आ सकेंगे। क्राइम्स एक्सेप्टेंस जो है वो किसी सूरत भी सोसाइटी के लिए एक किस्म का सोसाइटी के डाउनफॉल की बुनियादी वजह है। जो हेल्दी सोसाइटीज हैं वो क्राइम्स को किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करती, और वो ऐसा निज़ाम बनाती हैं जिसके ऊपर एक कंसेंसस होता है कि जो सोसाइटी में क्राइम्स कमिट किए जाएंगे अल्टीमेटली वो अपनी फेट को जरूर पहुंचेंगे। क्योंकि मैं थोड़ा सा, मेरा इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, मैं इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर भी रहा हूँ, जुडिशियल ऑफिसर भी रहा हूँ। मैंने थोड़ा सा इस निज़ाम को जो प्रैक्टिकली देखा है, हमारी सोसाइटी के बहुत सारे इश्यूज हैं। मैं अब आपसे कैसे अर्ज करूं कि यहाँ पे एविडेंस जो है और जो विटनेसेस हैं वो आप खरीद सकते हैं। प्रोफेशनल यहाँ पे विटनेसेस हैं, और जुडिशियल ऑफिसर्स को पता भी होता है, लॉयर्स के इधर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लॉयर्स का एक अलहदा एक इंटरेस्ट है, फिर इधर पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, इधर क्रिमिनल्स के इंटरेस्ट हैं। तो क्योंकि पूरी सोसाइटी एक लीड कैप्चर की सूरत में है, तो उसमें जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो भी लीड कैप्चर में है। तो उसमें फिर जो कॉमन लोग हैं वो सफर करते हैं। अब आप पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अगर आपने देखना हो, तो आप पाकिस्तान के जो दो साबका प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनकी कन्विक्शंस, उनके इन्वेस्टिगेशन, उनकी प्रोसिक्यूशंस, और उसमें ये सारे जो ऑर्गन्स हैं उनको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का इंटरेस्ट कैसे सेफ गार्ड, कैसे बेल्स मिल जाती हैं, कैसे ट्रायल्स होते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं। जब जब व्हेन यू टॉक अबाउट एनी सिस्टम्स लीगल पोजीशन, यू विल सेइंग व्हाट्स द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, लेजिस्लेशंस क्या है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है, जो पूरी लॉ रिजीम है वो किस हद तक कंप्रोमाइज होती है। फिर वो कंप्रोमाइज इसलिए भी होती है क्योंकि देयर आर डिफरेंट पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स। फिर आप ये भी देखते हैं कि जहाँ पे पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है
ये मैं आपको एक अर्ज कर लूं कि 2-3% से ज्यादा केसेस में क्रिमिनल इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं होते। हाँ, वहां पे फिर क्रिमिनल इंटरेस्ट आ जाते हैं, बिजनेस इंटरेस्ट आ जाते हैं, दूसरे इंटरेस्ट आ जाते हैं। वहां पे भी हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो इंसाफ देने से कासर है। वो अपने उसके गैप्स हैं। फिर आप उसके नीचे थर्ड टाइप ऑफ ऑफेंसेस ले आए जो कि कॉमन लोगों के दरमियान होते हैं, वहां पे भी हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो इंसाफ देने से कासर है। और जो ट्रायल्स इतने मुश्किल हैं, उसमें अगर आपके खिलाफ अल्लाह ना करे कोई ऑफेंस हो जाए, इफ यू आर अ कंप्लेनेंट ऑफ एनी ऑफेंस इन पाकिस्तान, तो जो आपको सजा मिलती है उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के साथ, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के साथ, प्रोसिक्यूटर्स के साथ कोर्ट ट्रायल में, मैं आपको इस तरह भी कह सकता हूँ कि फर्ज करें कि आपके 5 लाख रुपया चोरी हो गया, और क्योंकि वो थेफ्ट है तो फिर एक क्रिमिनलिटी अराइज होगी और आपने एक FIR करवा दी 5 लाख की। अब उसको अगर आप पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में से लेके जाएंगे तो शायद आपके 10 लाख लग जाए उन 5 लाख के लिए। फिर आप क्या करेंगे? आप जो है वो उसको प्रोसीड नहीं करेंगे। आप कहेंगे 5 लाख डूबता है तो डूब जाए, मैं इन्वेस्टिगेटर को क्या दूं, प्रोसिक्यूटर को मैं क्या पैसे दूं, मैं लॉयर की फीस कहाँ से लेके आऊं, मैं अब डेली ट्रैवल कैसे करूं, 6-6 महीने के, 6-6 साल के, 15-20 साल का ट्रायल अगर बनता है तो वो मैं वहां पे कैसे जाऊं? अब जो ऑफेंडर है, अब अगर उसके खिलाफ ट्रायल ही नहीं एग्जीक्यूट हुआ तो फिर वो और ऑफेंसेस करेगा, फिर और करेगा, फिर और करेगा। तो वो आपके 5 लाख रुपया जो है वो चोरी नहीं हुआ, वो दैट इज अ क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी। और जब सोसाइटीज अपने अगेंस्ट क्राइम्स, पाकिस्तान में मुझे और हमें सबसे ज्यादा इश्यूज ये है, एक बहुत बड़ा ये भी क्राइम है कि उधारे लोग पैसे ले लेते हैं, बिजनेस डील्स में पैसे ले लेते हैं, दूसरे पैसे ले लेते हैं तो वो वापस नहीं किए जाते। तो देर इज, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो इस काबिल नहीं है कि लोगों को उनकी प्रॉपर्टी वापस करते। फिर इंजरीज के देख लें, दूसरे देख लें, देर आर सो मैनी ऑफेंसेस, मोर देन 600 ऑफेंसेस आर इन पाकिस्तान। तो वो अच्छे तरीके से ट्रायल नहीं हो सकते। तो आज हमने लेक्चर में क्या देखा, क्या देखने की कोशिश की, क्या पढ़ने की कोशिश की, क्या हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की? सबसे पहले हमने समझा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की फाउंडेशन क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसके ऑर्गन्स क्या है, क्या इसके ऑर्गन्स वेल इन प्लेस हैं, क्या ये वीक को जस्टिस देने से या वो प्रोसेस गुजरवाने से लिहाज से फंक्शनल है? इसमें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज स्पेशली पुलिस का क्या रोल है? पुलिस को कैसे बेहतर किया जा सकता है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन बेहतर करे? प्रोसिक्यूशन को कैसे बेहतर किया जा सकता है, क्या उसे बेहतर करने की जरूरत है? अगर है तो व्हाट एक्सटेंट? उसके बाद जब आप ट्रायल्स में जाते हैं, कोर्ट्स को कैसे बेहतर करने की जरूरत है, ताकि ट्रायल के प्रोसीजर्स को कैसे करने की बेहतर जरूरत है? क्या लेजिस्लेशन को अगर आसान किया जाए तो ये जो चारों कंपोनेंट्स हैं ये बेहतर हो जाएंगे? क्या अगर प्रोसीजर्स को आसान किया जाए तो ये बेहतर हो जाएंगे? अगर क्या टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाए तो ये बेहतर हो सकेंगे? टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से तो विटनेसेस की, मतलब अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना तो ये जो झूठे विटनेसेस हैं ये बिल्कुल नहीं रहेंगे। और आपको, मतलब हमारे लॉज हैं जुडिशियल प्रोसेस के दौरान कि अगर कोई आप फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट करें, ये भी प्रेजेंट करें, तो ये भी बहुत बड़ा जुर्म है। अनफॉर्चुनेटली जो भी हमारी पटिशंस होती हैं, कंप्लेंट्स होती हैं, उसमें अक्सर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो फैब्रिकेटेड होते हैं। बट जुडिशियल सिस्टम या हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो जो ऑफेंसेस है छोटे से लेके बड़े ऑफेंस को उसको मुकर्रर टाइम में ट्रायल कराने से नहीं हो सकता। हमने बात की, हमारी थीसिस स्टेटमेंट ये थी, रिफॉर्मिंग दी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है? यस है। उसकी रीजंस भी अब आप लिखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि हाउ टू रिफॉर्म क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब आपने उसकी डाइसेक्शन कर ली, आप कहेंगे कि उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको रिफॉर्म करना है, उनके लॉज को रिफॉर्म करना है, उनके ऑपरेशंस को रिफॉर्म करना है, उनके HR को रिफॉर्म करना है, उनकी प्रैक्टिसेस को रिफॉर्म करना है, और जो एक कनेक्टिविटी है वो लेके आनी है। उसके अलावा फिर आपने ये भी देखना है कि आखिरी पार्ट की ये कौन करेगा, हु विल रिफॉर्म क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान। क्योंकि आई एम गोइंग टू कंक्लूड। आप जितना मर्जी सोचें, मैं आपको ये कहता हूँ कि आप सोचेंगे जी पाकिस्तान में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म कौन करेगा, कैसे होगा? तो जब आप आइडेंटिफाई करेंगे ना कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम किन की वजह से रिफॉर्म होना चाहिए, बदकिस्मती से वही लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली
जिन्होंने रिफॉर्म करना है। किसने करना है जी? लेजिस्लेटर्स ने करना है, वो लोग जिनको आप वोट दे के असेंबली में भेजते हैं। पाकिस्तान में रिफॉर्म करने की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंस है वो सिर्फ मुकन्नना में बैठे कानून साज जो हमारे हैं उनकी है, चाहे वो पार्लियामेंट है चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली है। इसके अलावा तो किसी के पास ये कॉम्पिटेंस नहीं। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एंश्योर कि जो हमारी पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं दे रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल, और जो लोग सूबाई असेंबली में बैठे हैं दे रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल। और जिस दिन हम असेंबली में बैठे लोगों को ये चीज बावर कराने में कामयाब हो गए, या हमने वो नुमाइंदे मुंतखब कर दिए, या वो लोग जो हमें अपने मुंतखब जो हमारे लोग हैं उनको करने में मुश्किलात पेश नहीं करने दे रहे, उनको अगर हमने मैनेज कर लिया और हमने ये इंश्योर कर लिया कि पब्लिक इंटरेस्ट में लिटिगेशन होगी, पब्लिक इंटरेस्ट में होगी सारी, सिस्टम चलेगा, तो उस वक्त पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं। अभी भी अगर आप देखें तो आई शुड नॉट बी सेइंग, मैं बहुत ज्यादा डीपली बात इसलिए नहीं करता कि वो यू यू शुड नॉट बी नोइंग मच अबाउट दैट, कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की सतह पे जो क्रिमिनल जस्टिस कमेटीज हैं, अब उसके में जो पार्ट्स हैं वो यही हैं, चार कंपोनेंट्स जिनकी मैंने अभी आपके साथ बात की। तो पुलिस क्यों करेगी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेहतर? प्रोसिक्यूशन क्यों करेगी? जुडिशरी क्यों करेगी? या जो करेक्शंस के इदारे हैं वो क्यों करेंगे? लॉयर्स क्यों करेंगे? द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस सिस्टम वो क्यों करेंगे? वो करेंगे अपने लिहाज से, देयर विल बी अ डिजायर, लेकिन उनकी कॉम्पिटेंस नहीं है करने की। कौन करेगी? वो करना लेजिस्लेचर। तो जिस दिन हमने अपनी मर्जी के लोग जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हो गए वो लेजिस्लेटर्स मुंतखब कर लिए और उन्हें लेजिस्लेचर में बिठा दिया, तो फिर जो हमारा एक रिफॉर्म का प्रोसेस है वो हो सकता है। अभी मेरे ख्याल में ये भी अच्छी बात है, हम डिबेट करते हैं, हमने आज एक डिबेट की, अभी हम उसके बारे में जनरल क्वेश्चंस भी करेंगे। उससे पहले हमारा जो रिफॉर्म्स के प्रोसेसेस हैं उसमें सीरियस इश्यूज रहेंगे। चलिए जब हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं सो दैट थोड़ी और डाइसेक्शन हो जाए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो आपने सुना है, अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते हैं और देखते हैं इसके ऊपर क्या बात करनी है। रेज योर हैंड्स जी, जो हमारे स्टूडेंट्स बात करना चाहते हैं, बात किया करें जरूर जी। एनीवन हु वांट्स टू आस्क एनीथिंग, कोई क्वेश्चन अगर वो मुझसे पूछना चाहे, या हम उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर मैं असल में सीएसएस एस्पायरेंट हूँ, तो इसलिए ये सारे टॉपिक्स उससे रिलेटेड आते हैं, तो फिर क्वेश्चंस माइंड में आते रहते हैं, इसलिए मैं तंग करता हूँ आपको नहीं डेली। नहीं, पूछे पूछे पूछे। सर मैंने मतलब ये जितनी हम अब रिफॉर्म्स के बारे में बात करें, जितने टॉपिक्स भी आए हैं सर, इसमें मैंने सबसे मेन चीज जो मतलब आपने पहले दिन ये बात की थी ना कि आपने वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो था लेक्चर था, उसमें आपने बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के आप डिफरेंट आर्टिकल्स को जरूर पढ़ें ताकि आपको पता चले कि क्या है। तो आपने कहा था कि हमारा बहुत अच्छा डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, इम्प्लीमेंटेशन एक अलग बहस है। तो सर जितने भी मसाइल है ना, इनमें सबसे जो मेन चीज सर समझ आती है वो यही है कि हमारे जो कैपेसिटी इशू है ना सर, हमारे लेजिस्लेशन का मतलब जो हमारे जो हम नुमाइंदे भेजते हैं सर, असल मसला वहीं पे आता है। सर मतलब देखें कि अगर इनको इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना है, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करना है, तो इन्होंने करना है। बाकी अगर जिन जो बड़े अदारे हैं मतलब उनको लिमिट्स में लाना है तो इन्होंने लेके आना है। मतलब अगर पुलिस रिफॉर्म्स करनी है तो इन्होंने करनी है। लेकिन देखें कि जो इनकी कैपेसिटी है, मतलब अगर अभी जो वो पीटीआई के एक जो लायर हैं लाहौर से, क्या नाम है उनका, जो अरेस्ट हुए थे अभी, मतलब अगर इस तरह के बंदे होंगे तो वो तो क्रिमिनल सिस्टम में पे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर सर एक बंदा है, जिस तरह कल कल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात थी कि एफए की शर्त थी या बीए की कंडीशन थी, तो सर अगर एक बंदा मैट्रिक पास है तो वो सर क्या मतलब वो तो सर मतलब उधर जो हमारा देखिए, सारा। वैसे मैं ना आपको, मैं थोड़ा आपसे अर्ज करता हूँ, कुछ चीजें मैं ज़ाहिर है आपसे कह नहीं सकता, वो जब हम बहस करते हैं इंटरनली जानते हैं सब, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। देखें, बरतानिया में जो पीपल्स विल है उसको ट्रांसलेट करने में कितने अरसा, 500-600 साल लगे थे, और जब वो ट्रांसलेट हुई तो फिर एक ग्रेट एम्पायर उनकी बनी, जहाँ पे कहा जाता है कि उसके किसी भी हिस्से में हर वक्त सूरज जो है वो हमेशा रहता था।
एक इवोल्यूशन है, इस इवोल्यूशन के ऊपर बहुत बहस करने की जरूरत है। लेकिन मैं हल्के अल्फाज में ये कहना चाहता हूँ कि देखें, जब तक आप अपनी मर्जी की हुकूमत मुंतखब नहीं कर सके, तो फिर पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब पाकिस्तान में सारी पावर्स ब्यूरोक्रेसी के पास है, हमारा सो पार्ट ऑफ दैट। मुझे क्या जरूरत, मतलब एक डिप्टी कमिश्नर को, अब आप भावल नगर से है, तो भावल नगर में एक डिप्टी कमिश्नर आता है, उसको क्या गर्ज था? उसको तो कोई गर्ज नहीं है, वो आएगा अपनी अच्छी जॉब करेगा, जो भी उसके मकासद है पूरे करेगा, चले जाएगा। अनटिल अनलेस के जो भावल नगर के मुकामी लोग एम्पावर हो और एम्पावरमेंट चैनवन हो। फर्ज करें कि एक पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो है कि हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम करेंगे। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है कि अल्लाह ना करे कि आप इसमें फंस जाएगा। अल्लाह ना करे। तो अगर आप समझते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पाकिस्तान में फंक्शनल है, इसको करेगी वही हुकूमत जो आपके साथ रिलेट करेगी। अदरवाइज पाकिस्तान में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नहीं होगा। अभी पिछले 2 सालों में जो कुछ हुआ है आपको पता है, इससे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तो नहीं हो पॉइंट, सकता। जी जी, मैं इस पे एक पॉइंट, मतलब सर आपने बरतानिया की बात की कि वहां पे 500-600 साल लग गए। सर वो 500-600 साल वो थे कि जब लोगों के पास उस तरह से, मतलब देखे ना अब जो नॉलेज का मीडियम है, या जिस तरह लोगों ने इस दौर में जो तरक्की हुई है स्पेशली 19th सेंचुरी के बाद, सर वो देखे ना कि एवोल्यूशन जो उस टाइम के हालात होते हैं उसके अकॉर्डिंग है। कुछ एवोल्यूशन को सर, मतलब किसी को 6 साल लगे हैं तो कुछ के हालात के मुताबिक। सर मैं अभी एक ये समझता हूँ कि, मतलब ये मेरी ओपिनियन है सर, मतलब आप बेहतर फरमा सकते हैं कि सर इनकी कैपेसिटी का इशू हमेशा रहेगा। अब देखें जैसे पॉपुलिज्म है, तो मतलब देखें अब हमारे जो विल थी, इस इलेक्शन की बात कर लें, इस इलेक्शन में जो विल थी, उस विल के मुताबिक भी अगर बंदे आ जाते, मतलब वो सारे विल ठीक है, ठीक है, कैपेसिटी के वो इश्यूज अच्छी, हैं। लेकिन इनमें जो कैपेसिटी है, जिन लोगों की, मतलब जिन लोगों को हम टीवी पे बैठे देखते हैं, इनमें से मतलब जो कह रहे हैं कि हम जीते हुए हैं, मतलब अब उनके बयान सुनने के, अगर कोई रिश्वत मांगे तो उसके सर पे आप मार दें, तो मतलब सर ये भी तो अच्छा, कैपेसिटी ये इशू चले, है ना। ये मैं थोड़ा सा आपको इसको बता दूं। देखिए ना, अब गवर्नेंस का अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमारा थिंक टैंक है, हम इसके ऊपर काम करते रहते हैं, आप भी हमारे स्टूडेंट्स से, जाहिर है आप सीएसएस, हमारा मकसद ये है कि यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग थिंग्स ना। अब ये देखिए, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं ना, सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे दोस्त हमारे साथ जुड़े रहते हैं, पुलिसिंग किसका काम है? सूबे का काम है। पुलिस सर्विस, हमने उनको 2 दफा लिख के दिया है कि आप पुलिस सर्विस रेस करें सूबे की, वो इधर आएंगे ही नहीं। अब और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, हमने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को, कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की कैपेसिटी ही नहीं है। आप, क्योंकि हमने उनके साथ काम किया है, उनके पास टिकट अवॉर्डिंग मैकेनिज्म नहीं है, वो टिकट अवॉर्ड करने का मैकेनिज्म नहीं है। आप भावलनगर में देख लें पीटीआई ने कैसे सीट्स दी हैं। उसके ऊपर हमने एक थीसिस किया था भावलनगर का, मुझे पता है कि वो नूर गफारी को पीटीआई ने टिकट दी थी, आपको पता होगा। बेसिकली वो एक वट्टू लैंड है, वट्टू एक जी कॉन्स्टिट्यूंसी में है पीए की, और एक पीए की कॉन्स्टिट्यूंसी में ना, जो यह फैमिली है, वो अब लड़का जीता भी है उनका ना, लालेका का जी एमपी जी, है, और इधर से वो। अच्छा, अब एहतशाम जी। जी, अब जब वो हमारे थिंक टैंक का जो पॉलिटिकल विंग था, उन्होंने बड़ा काम किया, वो जाहिर है एक बड़ा अच्छी क्वालिटी का काम किया, तो उस वक्त जो हमारी तरफ से सजेशन आई थी कि अब जाहिर है, उधर एक शाह ग्रुप था और एक ये दूसरा वट्टू का ग्रुप था, जो अब्दुल गफार भट्टू वहां से एमएनए जीता है, तो टिकट्स इन्होंने ऐसे टिकट्स दिए जिसकी कोई हद नहीं। एंड द मैन गॉट ओनली 8,000 वोट्स। दूसरे नंबर पे वो शाह साहब थे, पहले नंबर पे वो गफार भट्टू साहब थे। अब आप बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में देख लें, वो तो लोगों की शदीद ख्वाहिश थी, उन्होंने शायद पीटीआई को वोट देने थे। पीटीआई की ख्वाहिश नहीं थी कि लोग हमें इतने वोट दें। तो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि देयर इज एन अर्ज, लोगों के अंदर अर्ज है कि उनकी जो पॉलिटिकल। मैं आपसे एक और बात करता हूँ कि ब्रेन ड्रेन के ऊपर हमने ना एक रिसर्च की, फिर हमने एक क्वेश्चन रेज किया, और हमने सैंपल लिया 2500 बच्चों का। और वी वर एक्सपेक्टिंग कि वो ये कहेंगे कि शायद पाकिस्तान से बाहर जाने की उनकी बुनियादी वजह इकोनॉमी है, करियर है। लेकिन ऐसा नहीं था। उसमें मेजोरिटी ने ये कहा कि वी आर पॉलिटिकली एलिनेटेड, कि हमारे जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो हमें नहीं मिल रहे, क्योंकि इस वक्त एवरीथिंग इज पॉलिटिकली बीइंग कवर्ड इन पाकिस्तान। और आप भी सोचते हैं, हम भी हर वक्त सोचते हैं कि यार, अब मैंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का आपको लेक्चर दिया, लेकिन दिल से नहीं, क्योंकि जब व्हेन आई वाज टॉकिंग विद यू, तो मुझे पता है, क्योंकि मैं इस जस्टिस सिस्टम में जुडिशियल ऑफिसर भी रहा हूँ, मैं एक इन्वेस्टिगेटिव बॉडी को मैंने हेड भी किया है, तो आई नो कि इश्यूज ही और तरह से है।
और मुझे कहना नहीं चाहिए हमारी सोसाइटी, मुझे कभी कभी लगता है कि शायद ये इंसानों की सोसाइटी है ही नहीं। अगर आप में कल कोई सीएसएस करे और पुलिस में चला जाए, तो आप ये देखेंगे इतने हार्डलाइन क्रिमिनल्स हैं, इतने हार्डलाइन क्रिमिनल्स हैं, और वही हमारे मेहमान खुशी। वो अनफॉर्चुनेट चीज है, सोसाइटी में बेहतर करने की हमें जरूरत है, लेकिन एक इवोल्यूशन है, चलेगा, चीजें ऐसे रहेंगी नहीं। जी अब्दुल कदीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं क्वेश्चन का आगाज यहाँ से ही करूंगा, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान से। मतलब किस हद तक ये ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी इम्पैक्ट करती है फंक्शनिंग ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान, और किस तरह की रिफॉर्म्स की जरूरत है इसको, मतलब इन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। और कहा जाता है कि पुलिस सर्विस पाकिस्तान में जो लोग आते हैं वो क्रीम होती है नेशन की, पर चलो ब्यूरोक्रेसी काम भी करती है, पर वहां पे काफी बोटलनेक्स भी हैं। पर पर देखा गया है कि मतलब ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग ही है, मतलब प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही। तो इस पर अच्छा क्या चलिए अब्दुल कहें? करीम साहब, मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ, क्योंकि प्राइमरली मैं तो एक कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, और उसके पीछे भी एक वजह ये थी कि मेरे पास दो तीन स्टूडेंट्स आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर इतनी फीसेस ले रहे हैं लोग। मैं तो हैरान हो गया फीस का सुन के। मैं कहा चले हम कर लेते हैं। मैंने दो तीन दोस्तों से बात की, हम तो करते रहते थे, तो हमने कहा चले ऑनलाइन कर लेते हैं। अच्छा, ये किस, अब ये भी एक मिथ है कि जी क्रीम आती है सिविल सर्विसेज में। क्रीम कैसे आती है? कोई क्रीम नहीं आती। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, अब मैंने अब पुलिस की बात की, उसमें मैं उसके ऊपर जाना नहीं चाह रहा था। पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन पीएसपी तो करती नहीं है। पुलिस के जितने ऑपरेशंस हैं, अब आप पुलिस का निजाम देखें। पुलिस का इन्वेस्टिगेटर एएसपी नहीं है, या एसडीपीओ नहीं है। उसकी जो ऑपरेशन साइड है, ऑपरेशंस में वो नहीं है। इसके अलावा जो स्पाइंग है, फिर डाटा कलेक्शन है, फील्ड ऑपरेशन है, उसमें पुलिस है ही नहीं। पाकिस्तान की पुलिस एसएचओ पे खत्म हो जाती, तो उसके ऊपर क्रीम का क्या फायदा? मैं आपको एक बात, मैं कहना नहीं चाह रहा था लेकिन आपने कह दी, वो हम भी उसमें शामिल हैं। मैं डीजी खान में मेरी पोस्टिंग थी, तो एक ऑपरेशन करना था वहां पे। एएसपी, एसपी और 6-7 पुलिस वाले गए। 2015 की बात है, उस वक्त ये 2014-15 की बात है, ये पिशावर वाला वाकया हुआ था। तो वो स्पाइंग करनी थी, वो स्पाइंग पे गए, तो थोड़ी सी फायरिंग हुई, तो वो जो ऑफिसर्स थे वो भाग गए उधर से। और आई स्टिल नो कि एक एसएचओ थे, वो उधर खड़े रहे, उन्होंने पूरी की, और फिर जाहिर है कुछ फायरिंग हुई और वो भी भाग के बाद में फिर हमारी दूसरी मिलिट्री फोर्सेज हैं, उन्होंने उसको पकड़ लिया। ब्यूरोक्रेटिक, जो अब आप सीएसएस क्यों करना चाह रहे हैं, या आप सीएसएस में क्यों आना चाहते हैं, आप खुद पूछ लें। मसलन मुझे तो इस निज़ाम की समझ नहीं आती कि पुलिस अफसर को भी इंग्लिश बोलनी और लिखनी आनी चाहिए, रेवेन्यू ऑफिसर को भी आनी चाहिए, ऑडिटर एंड अकाउंट्स वाले को भी आनी चाहिए, फॉरेन सर्विस वाले को भी आनी चाहिए, कॉमर्स एंड ट्रेड वाले को भी आनी चाहिए। एक ऐसा आदमी जो, कोई हमने फिलोसफर किंग्स तो नहीं पैदा करने ना यार। ये एक बुलशिट किस्म का सिस्टम है, स्पेशलाइज्ड दौर है। मैं इस निज़ाम से होके आया हूँ। ये हम निकाल देंगे बाद में, ज़ाहिर है हमने इसको रिकॉर्ड नहीं करना। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, मुझे किसी ने कहा कि सीएसएस का एग्जाम्स दें। मैं जाके सीएसएस के एग्जाम्स में चला गया, मैंने एक लफ्ज नहीं पढ़ा। अगले दिन जाके मैंने ऐसे का इम्तिहान दिया। ऐसे था, वो एपिकल पोइट्री के बारे में आया था, आपने देखा होगा 2010 में, 2010-11 की बात। मैंने वो दिल से लिखा, ज़ाहिर है मैं अंग्रेजी तो पढ़ा रहा था, मेरे 71 मार्क्स। बाद में मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरा झगड़ा हो गया उस वक्त, वो जनरल था उसके साथ, वो मेरे थोड़े से इश्यूज बन गए, क्योंकि मेरे हर जगह पे इश्यूज बनते हैं। तो मैं तो सीएसएस और पीएमएस के दौरान मैंने एक लफ्ज नहीं पढ़ा, और मेरे लिए इश्यूज नहीं, मेरे 70-70 नंबर आते रहे प्रेसी में और ऐसे में। तो ये तो मेरी एबिलिटी थी। अब मैं पुलिस में इसलिए नहीं गया, जब मैं कभी जाना नहीं चाहता था, मैंने एक अपना रखा था उधर। जब मेरा इंटरव्यू हुआ, फॉरेन सर्विस मुझे अच्छी लगती थी, वो भी मैंने सोचा कि चलो घूमे फिरेंगे दुनिया में। पुलिस मुझे अच्छी नहीं लगती थी, इंतजामिया मुझे अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, सोशल प्रेशर से मेरे ऊपर कि नहीं नहीं करो 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 ये। तो मैंने जब इंटरव्यू दिया, तो वो मेरी उनके साथ बड़ा झगड़ा हो गया। वो मुझे कहेंगे आपका एटीट्यूड ही नहीं है, उसे क्या कहते हैं फॉरेन सर्विस वाला, आपको में डिप्लोमेसी नहीं है। मैं करता रहा, आज मुझे लगता है वो शायद ठीक कहते थे। कोई क्रीम नहीं आती, कोई चीज नहीं आती। पुलिस अफसर के लिए दिलेर होना जरूरी है, उसके अंदर पुलिसिंग स्किल्स होना जरूरी है। हमारा सीएसएस का निजाम वो डिटेक्ट ही नहीं करता। हमने फाइनेंशियल मैंने ऑडिट एंड अकाउंट्स का इंग्लिश ऐसे के साथ किया था, इसलिए तो पाकिस्तान में ऑडिट एंड अकाउंट्स का पट्टा खड़ा हुआ है, प्रोफेशनल्स है नहीं सारे। कि यहाँ तो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आना चाहिए, एडिटर्स को आना चाहिए, जो ऑडिटर्स हैं उनको आना चाहिए। वो एमए पंजाबी वाले एमए इंग्लिश वाले उधर क्या करने जा रहे हैं?
तो द होल सिस्टम इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब आप, अच्छा फिर ये, मुझे तो बड़ी हंसी आती है, आपका इंग्लिश का टेस्ट किसने लेना है? किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने, उसने चेक करना, उसको अच्छा लग गया। मैं अगर आपको एक थिंक टैंक, या आप बेहतरीन पाकिस्तान की रीजनिंग लिख आए उसको, और वो जो एग्जामिनर है उसकी तो कैपेसिटी नहीं है। मैं बहुत सारे, मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि उन्होंने बहुत प्रिपेयर किया है अपने आप को। मैं उनसे बात करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का क्या पता, अगर उसके पास आपका ऐसे चला जाए, अगर ऐसे ये आ जाए। बस मेंस के, मैं जानता हूँ पेपर्स कैसे बनते हैं, कैसे चेक होते हैं ये। और फिर मैं एक और भी चीज कहता हूँ कि अब जो हमारे जूनियर्स आते हैं, मैंने कभी उनको कहा ही नहीं कि आपने ऑनेस्टी से जॉब करनी है, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर है। उन्होंने आया है, उन्होंने कहना ये करना है, मैंने शादी करनी है, मैंने अपनी सोशल लाइफ ऐसे एलिवेट करनी है, हमने ये करना है, हमने वो करना है, हमने वो करना है, हमने वो करना है। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट समथिंग गुड। मैं, अगर आप मुझे देखते हैं, मैं हमेशा सरकारी लफ्ज का इस्तेमाल करता हूँ। जो मैंने सरकारी मुलाजम से पाकिस्तान में आम आदमी को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में रिलीफ उस वक्त मिलेगा जब आपने अच्छे पॉलिटिशियंस लेके आएंगे जो पब्लिक इंटरेस्ट पे काम करेंगे। मैं आपको उसको एक रीजन बताता हूँ, हम बैशिंग करते हैं। आप अगर अपने हल्के के मिनिस्टर के पास चले जाएं, वो मिनिस्टर आपको चाय पिलाएगा, आपको अच्छे तरीके से बात करेगा, आपको इज्जत देगा। आप अपने असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाएं, एएसपी के पास जाएं, डीसी के पास जाएं, वो आपके कमरे में नहीं आने देंगे। तो दे आर नॉट गुड पीपल। और पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है उस दिन जब सिविल सर्विसेज की रिफॉर्म्स होनी है, और ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है ये खत्म होना है। जी किफायतुल्लाह, आप बताएं। सर सर जी जी जी। सर डिड यू हियर मी? क्या आप सुन रहे हैं सर? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या पाकिस्तान में सर मिलिट्री कोर्ट की जरूरत है? बिल्कुल आप नहीं, इसको कैसे बिल्कुल नहीं। देखते? मिलिट्री का काम ही नहीं है मिलिट्री कोर्ट। मिलिट्री कोर्ट उनके अपने प्रोसीजर्स के लिए होनी चाहिए। बिल्कुल, ये एक सिविल जुडिशरी का काम है, और जो सिविल ऑफेंसेस है जहाँ पे सिविलियंस हैं, उनको बिल्कुल सिविलियंस कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। जी अब्दुल कदीर, आप बात कीजिए। जी जी। सर बस सर मेरी बात होगी, बस होगी ये। थैंक यू। जी चले मुश्ताक, आप, आपका क्वेश्चन। मुश्ताक बात करें आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं तो एक ट्राइबल एरिया से बिलोंग करता हूँ, केपीके से। जी जी जी। और इतना नॉलेज मेरे पास तो नहीं है। और हाँ अलबत्ता मैंने कुछ भी कुछ ऑफिसरों से मैंने भी देखा, क्योंकि वालिद साहब असिस्टेंट कमिश्नर के साथ ड्राइवर है, तो जी जी उसके जी। साथ कुछ ना कुछ बातें हुई, तो मतलब काफी नॉलेज उनसे आई। और सिस्टम से मतलब काफी इंफॉर्मेशन हो गया। लेकिन सर मेरा कुछ पर्सनल सवालात है सर आपसे। शायद टॉपिक से अलग है, लेकिन अगर आप पूरा न माने तो मैं करूंगा सर। पूछे पूछे पूछे, कोई इशू नहीं है। सर द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, पहले तो अगर आपने पीएमएस अटेम्प्ट करना है, तो इससे पहले आपको पता है कि इस सिस्टम में करप्शन, नेपोटिज्म वगैरह ये चीज है सर। तो क्या आप पीएमएस एग्जाम से पहला आपको पता है सर? अच्छा मेरा ना, मैं आपको अर्ज करता हूँ, मैंने एक अटेम्प्ट दी सीएसएस की और पीएमएस की, इकट्ठी अटेम्प्ट्स चलेंगी मेरी, 2010-11 की बात है। अच्छा अब, जी सर। उस वक्त मैंने अभी एक लेटर भी लिखा है, अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हो पिछले, अगर आपने मुझे 2-3 साल से फॉलो किया हो तो आपको पता चल सकता है कि कैसा। उधर मैं प्रोविंशियल सर्विसेज का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो हाँ सर, चीजें मैंने देखती रही। सारी सारी ट्वीट देखी सर। जी। सर मैंने आपकी सारी ट्वीट जो है ना वो बिल्कुल डिटेल से पढ़ी है, और मैंने रिट्वीट भी किया, बहुत लाइक भी करूंगा सर आपके ट्वीट सर। अच्छा नहीं, वो मैं आपको देखिए, मेरा रियासत के साथ मुआहदा हुआ था, गवर्नमेंट के साथ मुआहदा हुआ था जब मैं सीएसएस छोड़ के पीएमएस में आया, या उससे पहले मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, या मैं एक और सर्विसेज में भी था, कि मैं सर्विसेज में आऊंगा, और ये सर्टन मेरी चीजें हैं। मेरी उस वक्त 26-27 साल उम्र है, अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ।
अब इस बात को भी 12 साल हो गए हैं। तो अब आप ये देखें कि वो मुआहदा मैंने नहीं तोड़ा। अभी मैंने लिखा भी था, मैंने एक लेटर भी लिखा है चीफ मिनिस्टर को कि जी मैं सर्विस में आया था, मेरी 26-27 एज थी, आई हैड माई करियर ऑप्शंस, तो मैं उधर जा सकता था। अब एट द एज ऑफ 38-39 मैं नहीं जा सकता। तो आप मुझे मेरी सैलरीज वापस करें 20-22-23 साल की, तो दैट मैं अपना दूसरा काम करूं, क्योंकि मैंने दूसरा काम करना है, मेरा काम तो रह नहीं गया ना अब सिविल सर्विसेज में ऐसा। देखिए, ये फिर आपकी अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं कि आपने कौन सी चॉइस रखनी है, कौन सी चॉइस नहीं रखनी। शायद दूर के ढोल सुहाने। मैं आयल अब मेरे जो बच्चे हैं या जो दूसरे फैमिलीज के मेरी बहन भाइयों के बच्चे हैं, मैंने कभी उन्हें नहीं कहा कि आपने सिविल सर्विसेज मैंने ना आने देना, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी फैमिली में या सिविल सर्विसेज में लोग हैं, आर्मी में लोग हैं, दूसरे लोग हैं। तो भाई मैं तो फंस गया हूँ। मैं या तो मुझे फिर मेरी लाइफ के 12-13 साल दे दे। मैं अब आपको एक वाकया बताता हूँ। आज मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल की कि उसका जो सेक्रेटरी है वो उसे 7 दिन बुलाता है सुबह 5 से रात 10 बजे तक इधर। तो भाई ये तो फिर फंडामेंटल राइट्स की चीज है ना। मैं उधर होता हूँ, मैंने तो 9 से 5 बजे तक जाना था, उसके बाद तो फिर मैंने ओवर टाइम लेना था। पाकिस्तान में इट इज प्योरली एन एक्सप्लॉयटेटिव सोसाइटी, दिस सिस्टम इज एब्सोल्युटली रिडंडेंट। इसको खत्म करके फिर आपने इसके ऊपर नया वो जो फिनिक्स नहीं बल्कि वो हमारी रिपब्लिक पॉलिसी का भी है पीछे, अगर आप देखिए फिनिक्स के वी हैव टू रेज फ्रॉम एशेस। तो इस लिहाज से ये हमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है। यू शुड नॉट बी राइटिंग दिस इन योर एसे, या कल आपको रिपोर्ट राइटिंग या आप किसी एनजीओ के साथ आए या थिंक टैंक के साथ काम करें या आप अपना काम करें, लेकिन आपको क्रिटिकल रीजनिंग पता होनी चाहिए। मैं इतना आपसे बात नहीं करता रहा। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट सब्जेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये क्या है, ये क्या है। प्रैक्टिकलिटीज हमने देखी है, हमने ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं। मेरी 10-12 साल की सर्विस है कि आई एम नॉट एबल टू टेल। जाहिर है मैं फिर हम करते रहे काम मुख्तलिफ तरह के। तो मेरे पास अब चॉइस नहीं है, लेकिन मैं अपनी चॉइस बना रहा हूँ। और शायद आपको पता हो पिछले 4 साल से तो मैं ओएसडी हूँ। अगले 4 साल और मुझे ओएसडी रख दे, मेरे अपने पैशन से मैं वो फॉलो करूंगा। सिविल सर्विसेज ने कभी मुझे इंस्पायर नहीं किया। जी शहरोज, शहरोज बात करें। जी सर। हेलो। जी जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, टॉपिक के रिलेटेड ही है। सर जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, बेसिक पर्पज है कि हमने जस्टिस देना है विक्टिम को। जैसे कि आपने लास्ट पे कंक्लूड में कहा कि जो कंक्लूजन में कहा कि जो लेजिस्लेशन लेजिस्लेटर है, अगर ये लेजिस्लेशन गुड करें तो देन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बट थोड़ा सा मैं पार्शली एग्री करूंगा कि सर लेजिस्लेशन जितनी भी हमारी हुई हैं या हो रही हैं, स्पेशली जो हमने 9/11 के बाद की हैं, काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि हमने कॉपी की हैं सारी यूरोप की या अमेरिका की, तो वो मेनली बेहतर है एज कम्पेयर टू जो जो कॉलोनियल टाइम की। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम जो हमारी आती है वो इम्प्लीमेंटेशन में है। तो एग्जैक्टली। इम्प्लीमेंटेशन में लेजिस्लेटर जो है वो कहीं ना कहीं उस 100% हम ब्लेम नहीं कर सकते एज कम्पेयर टू अदर। मैं बस क्वेश्चन को इधर शॉर्ट करता हूँ कि सर रेदर देन ज्यादा फोकस हम अगर हम फॉर्मल जो अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जिसके आपने आगे पार्ट्स गिनाए, हम मूव करें थोड़ा सा इनफॉर्मल एजेंसीज की तरफ या इनफॉर्मल जस्टिस सिस्टम की तरफ, बिकॉज हमने तो अपना पर्पस लेना है कि जो गरीब विक्टिम है उसे उसका जस्टिस मिल जाए। जी जैसे कि सर पाकिस्तान के अंदर पंचायत है या फैसलू है या एग्जैक्टली। जिरगा वगैरह है, तो क्या सर हम इनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके, क्योंकि ड्यू टू दी हमारे जो इंस्टीट्यूशन है वो ज्यादा स्टैब्लिश है, जैसे कि हमने ब्यूरोक्रेसी का, स्टैब्लिशमेंट का या जुडिशरी का, इनके लिए इस टाइम में लेजिस्लेशन के लिए क्वाइट डिफिकल्ट कि वो इनको इस टाइम ब्रेक करे या अपनी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाए। तो रेदर देन सर फॉर्मल की तरफ हम इनफॉर्मल की तरफ जाएं और उसमें नेगोशिएशन, मेडिएशन, कंसिलेशन या डिफरेंट जो भी इसके वेज होते हैं यूज करके एट द एंड हम विक्टिम को जस्टिस दे सकते हैं पाकिस्तान। बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए, अगर आप 2002 का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम देखें, वो इस लिहाज से बड़ा अच्छा सिस्टम था। उसकी बुनियादी स्पिरिट अभी भी जब हम मीटिंग्स में जाते हैं, या मेरी एक ये सजेशन ये होती है कि फर्ज करें कि आपके पास अगर कोर्ट्स में 10,000 बंदे आ रहे हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत जस्टिस लेने, तो वो 10,000 आने ही नहीं चाहिए। आपके पास 200-300 आने चाहिए, क्योंकि आपकी कैपेसिटी नहीं है, इतना ज्यादा बैकलॉग है, बाकी चीजें।
अब स्ट्रांग अगर हमारी पंचायत सिस्टम होगी, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा, तो ना सिर्फ हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो हमारा सिविल जस्टिस सिस्टम है वो भी बहुत बेहतर होगा। ज़ाहिर है उसमें उसके ऊपर भी एक लीगल कवर आ जाएगा कि ये गांव का एक सिस्टम है, ये पंचायत का एक सिस्टम है, और इसमें लोगों के जो लीगल इश्यूज हैं, अगर आप रेवेन्यू की बात करें ना, गांव की रेवेन्यू के झगड़ों की, तो ये एक ऐसा सिस्टम है, ये रेवेन्यू कोर्ट से आने से पहले 80 से 90% रिजॉल्व हो सकता है बड़ी आसानी के साथ। हाँ, फिर अर्बन प्रॉपर्टीज के इश्यूज हैं। कमिंग बैक टू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, वो भी आप देख रहे हैं कि तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जो ऑफेंसेस छोटे हैं, जो पर्सन टू पर्सन ऑफेंसेस हैं, उनकी 2/3 अक्सरियत, जो 2/3 पार्ट है वो भी सुलह के ऊपर खत्म होता है। तो अगर वो सुलह के लिए जो मीडिएशन है या जो दूसरे तरीके वो हो सकते हैं, उससे पहले भी हो सकते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम हो, जिसमें जो हमारी रेकन्सिलिएशन की काउंसिल्स हों, तो उसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो छोटे छोटे क्राइम्स हैं वो बेहतर हो सकते हैं। हाँ, ज़ाहिर है हार्ड लाइन क्राइम्स के लिए, जो हार्ड लाइन क्राइम्स है उनके लिए हमें थोड़े से अपने इदारों में सख्ती लेके आनी होगी। लेकिन इसके बढ़ के भी फर्ज करें कि क्रिमिनल ट्रायल जो है वो मेरे ख्याल में 6 डेट्स में हो सकता है। 14 दिन में इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है, और 1 महीने के अंदर ट्रायल हो सकता है, अगर वो कोई बहुत कॉम्प्लेक्स इशू ना हो। तो अगर वहां पे भी स्पीडी हो तो हो सकता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, एक सिंबलिज्म है। ये सिंबलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंबलिज्म से मुराद ये है कि आपका जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो पनिश करता है। अगर वो पनिश करता है तो बहुत सी जो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रिएम्प्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव मेजरमेंट है। अगर ये हो तो फिर ज़ाहिर है लोग क्राइम्स नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान में बहुत सा क्राइम्स इसलिए होता है कि उनको पता है कि हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमें पकड़ नहीं सकता। फिर इसके ऊपर फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम शुरू हो गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स भी इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उसको नहीं देख रहा। अगर आप सिर्फ बैगिंग का देख लें, ये जो गदागरी है, इसका इतना ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, इसको भी नहीं तोड़ा जा सका। इसके ऊपर भी बड़ा ही एक्सक्लूसिव केस है कि अगर इसको अच्छी इन्वेस्टिगेट भी हो जाए, प्रोसिक्यूट भी हो जाए, फिर कोर्ट में इसको नहीं किया जा सकता। लेकिन बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल में कि हमारे समाजी इदारे इतने मजबूत होने चाहिए कि हमारे जो सिविल और क्रिमिनल इश्यूज हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम पहले ही सेटल्ड हो जाएं, और बहुत ही कम चीजें जो हैं वो रियासती इदारों के साथ आए। अब ये होना वैसे शुरू हो गया है। अगर कोई लोग आपस में बैठ के पंचायत करके अपने झगड़े कर सकते हैं, मैं इधर कुछ बात नहीं कर सकता। हमारे पाकिस्तान में कुछ कम्युनिटीज हैं वो जो रियासती हमारा क्रिमिनल या दूसरा जस्टिस सिस्टम है उसमें आते नहीं है, वो खुद ही अपना मसला पहले ही कर लेते हैं। चलिए जी, मेरे ख्याल में हमारा हो गया है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बाद। हम नेक्स्ट जो हमारा है नेक्स्ट वीक, उसमें भी हम बेसिकली रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। उसमें हम बात कर उसको थोड़ा सा हम इंगेजिंग करेंगे। उसमें हम सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स का एक हमारा लेसन होगा, एक हमारा पुलिस रिफॉर्म्स का लेसन होगा, एक हमारा जुडिशियल रिफॉर्म्स का लेसन होगा, एक हमारा पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स का लेसन होगा, और एक हम प्रेसी का भी करेंगे, कंपोजिशन का, इंग्लिश ग्रामर का। ये हमारे 5 होंगे इंशाल्लाह। फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपसे। ये एक म्यूचुअल लर्निंग है। मुझे ये नहीं पता आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा, अलबत्ता ये 12-15 दिनों में मैंने कुछ अपने कॉन्सेप्ट जरूर रिवाइज किए हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मंडे को आप होगी मुलाकात। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।